ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमने उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह और पक्के घर, यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सब चीजें तो याद करने वाली चीजें, जितना आप इसको कई बार पढ़ोगे देखोगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली कोई चीज नहीं है कि लॉजिक के थ्रू हम उसको याद रख पाए। और लॉजिक बस वही है जो उस टाइम मैं आपको समझा रहा था, तो बस थोड़ा सा समझने का है। और बाकी तो याद करने वाली चीज है ये, है ना। उच्च के घर, नीच के ग्रह, पक्का घर, और वो तो किस प्लैनेट का कौन सा हाउस है, राशि मालिक, वो तो याद रखने की जरूरत है नहीं। वो तो नॉर्मल सी चीज है, वो तो याद रहेगी रहेगी। बस पक्के घर, उच्च का और नीच का, ये याद रखने वाली चीज है। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है प्लैनेट का आपस में संबंध। ठीक है, कोई भी प्लैनेट जब भी किसी के घर में जाके बैठता है तो उसके फल देने का जो तरीका होता है ना, उस प्लैनेट के संबंध के ऊपर आधारित होता है कि उस प्लैनेट के साथ में उसके संबंध कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लैनेट, जैसे शनि है। शनि मान लीजिए अपने ही घर में 10वें घर में आकर बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में सूर्य आकर बैठ गया, जो कि आपस में दोनों शत्रु हैं। तो एक तरफ तो ये प्लेसमेंट बताती है कि शनि अपने घर में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अपने रिजल्ट देने में, पॉजिटिव रिजल्ट देने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन यहाँ पर वही बात होगी कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और एक जो है, जिस आदमी को आप नहीं पसंद करते हैं वो आके आपके साथ में, आपके घर में आके रहने लग जाए, तो आपका वही हाल होगा कि आपका अपने घर के कामों में मन नहीं लगेगा। आपका पूरा फोकस जो है ना, वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, है ना। वो भले ही आपको को कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आप अपने आप से डिस्टर्ब होते रहेंगे। वही सेम हालत जो है ना प्लैनेट की होती है। भले ही कोई प्लैनेट अपने घर में कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा हुआ है या अपने उच्च के घरों में मान लीजिए बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसके साथ में उसका शत्रु ग्रह बैठ जाएगा तो वो अपने, भले ही वो बहुत ही प्लैनेट मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने शत्रु की वजह से अपने रिजल्ट देने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसको जो है ना, उसका शत्रु उसको डिस्टर्ब किए रहेगा। प्लैनेट को, किसी भी प्लैनेट को समझने के लिए अपने आप को उस प्लैनेट की जगह रख के देख लो। आपको उसका, वो उस प्लैनेट का रिजल्ट देने का जो तरीका है ना, वो बहुत आसानी से अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज बस ध्यान देने वाली है। बस जैसे हमने इसकी तो मैंने आपको लिस्ट दे दी, चार्ट दे दिया पीडीएफ फाइल में, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसमें कोई अलग से कोई बताने की चीज नहीं है कि जुपिटर का शत्रु शुक्र क्यों है या बुध क्यों है। वो सिंपली एक आपको याद रखने वाली चीज है। बस इसमें कहीं कहीं पर ये होता है, जैसे अ, मान लीजिए कोई दो प्लैनेट हैं, जैसे शनि और मंगल की बात ले लेते हैं। तो यहाँ पर जनरली बोला जाता है कि शनि मंगल आपस में शत्रु है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि मंगल की जब भी बात आएगी तो दोनों आपस में शत्रु तो हैं, लेकिन मंगल शनि से शत्रुता रखता है, शनि मंगल से शत्रुता नहीं रखता। तो ये चीजें जो है ना कुछ प्लैनेट में, ये अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे क्या। जैसे चंद्र। हाँ, तो इसमें इसमें क्या होगा कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी, जैसे मान लीजिए शनि मंगल से शत्रुता रखता है, मंगल शनि से शत्रुता रखता है, शनि मंगल से शत्रुता नहीं रखता। तो इसीलिए मंगल जब भी शनि के घर में आता है, 10वें घर में, वो अपने श्रेष्ठ फल देता है। जितने वो अच्छे अपने पॉजिटिव फल दे सकता है वो देता है। लेकिन जब शनि मंगल के घर में जाता है तो मंगल अपने दुश्मन का वेलकम नहीं करता, क्योंकि वो उससे शत्रुता रखता है। तो मंगल को ये नागवार गुजरता है कि शनि मेरे घर फर्स्ट हाउस में आ जाए, शनि मेरे घर थर्ड हाउस में आ जाए। ये मंगल को पसंद नहीं आता। तो इसीलिए जब भी शनि फर्स्ट हाउस में आता है तो अपने रिजल्ट देने में बहुत सक्षम नहीं होता, और जब थर्ड हाउस में आता है तब भी वो निगेटिव ही फल देता है।
बाकी और सब रूल हम देखेंगे लाल किताब में कि कभी कभी सैटर्न भी फर्स्ट हाउस में बैठ के अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वो कैसे देगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे जुपिटर की हम बात करें, लाल किताब में जुपिटर ग्रह का बहुत ही महत्व है। हर चीज की शुरुआत जो होती है ना वो जुपिटर से ही होती है। तो जुपिटर का अगर हम बात करें तो जुपिटर के अगर दोस्तों की बात करें तो जुपिटर के जो दोस्त ग्रह हैं, जो जुपिटर से दोस्ती रखते हैं, जो जुपिटर से अच्छा व्यवहार रखते हैं, वो रखते हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा। तो अब इसको हम इस तरीके से लेंगे कि जब भी जुपिटर की सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, चंद्रमा के साथ में, जुपिटर की इन तीन प्लैनेट के साथ में युति होगी, तो जुपिटर पूरी तरीके से अपने रिजल्ट देने में सक्षम होगा। या हम ये कहेंगे कि जब भी जुपिटर सूर्य के घर में होगा, मंगल के घरों में होगा, चंद्रमा के घरों में होगा, तो जुपिटर अपने श्रेष्ठ फल देगा, अपने दोस्तों के घर में होगा। और दुश्मनी की बात करें तो जुपिटर के दो शत्रु हैं, शुक्र और बुध। शुक्र को हम जनरली शत्रुता में, यहाँ पे लाल किताब में ये बोला गया है कि शुक्र के साथ में जुपिटर की शत्रुता है। लेकिन जनरली जो है ना, चार्ट में ऐसा देखा नहीं जाता है, क्योंकि ये दो गुरु हैं आपस में। शुक्र भी गुरु है, जुपिटर भी गुरु है। बस यहाँ पर कभी कभी ये चीजें देखने को मिलती है। हालांकि लाल किताब में डिग्री वाइज जो है, हम लाल किताब में अध्ययन नहीं करते हैं किसी डिग्रियों का। लेकिन जो है ना, अगर हम डिग्री चेक करें, अगर मान लीजिए वीनस, शुक्र की डिग्री वाइज शुक्र मजबूत है, या डिग्री वाइज बृहस्पति मजबूत है, तो यहां पर व्यक्ति के गुणों में फर्क आ जाता है कि वो शुक्र की तरफ व्यक्ति शुक्र की तरफ जाएगा कि बृहस्पति की तरफ जाएगा। लेकिन शत्रुता देखने को नहीं मिलती है। बस यहां पर यह हो जाता है, जब कभी कभी व्यक्ति शुक्र बुध, शुक्र और जुपिटर अगर साथ में है, और अगर मान लीजिए वीनस ट्रिगर हो रहा है, वीनस अपने रिजल्ट ज्यादा दे रहा है, तो ये वही वाली पोजीशन हो जाती है कि जो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि आ, चुपचाप चोरी छुपे बंद कमरे में तो सब कुछ वो करते हैं, सारे गुल खिलाते हैं। लेकिन जैसे ही वो समाज के सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, बिल्कुल व्हाइट कॉलर वाले बन जाते हैं। जैसे उनका इन सब चीजों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो शुक्र और जुपिटर जब भी दोनों साथ में होते हैं, तो ये दो तरह की जिंदगी आदमी को दे देते हैं। मतलब बृहस्पति का भी उसके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, और उसके अंदर शुक्र का भी भर भर के इन्फ्लुएंस होता है। और जब भी शुक्र और बुध, शुक्र और गुरु जब भी दोनों साथ में होते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है शुक्र से शत्रुता नहीं रखता, शुक्र जुपिटर से शत्रुता रखता है, शुक्र गुरु से शत्रुता रखता है। इसलिए जब भी शुक्र और गुरु साथ में होते हैं, तो शुक्र का इन्फ्लुएंस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा होता है। शुक्र बृहस्पति के घरों में बैठा हो, तब भी व्यक्ति जो है ना वो अपोजिट सेक्स की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा। या जुपिटर और शुक्र दोनों साथ में हो, तब भी शुक्र का एक प्रभाव ज्यादा व्यक्ति के ऊपर रहता है ना। तो शुक्र अपनी चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि है तो दोनों गुरु ही। और अगर शुक्र की काबिलियत की बात की जाए, तो शुक्र के अंदर वो काबिलियत है जो बहुत ही सूक्ष्म चीज को निकाल के सामने लेके आती है। मतलब बृहस्पति क्या है, बृहस्पति ज्ञान पाना चाहता है, बृहस्पति के अंदर ज्ञान है, असीमित ज्ञान। लेकिन शुक्र के अंदर उस ज्ञान से निकला हुआ जो निचोड़ है ना, वो शुक्र के अंदर होता है। परफेक्शन है शुक्र, किसी भी काम में परफेक्ट हो जाना, परफेक्शन की तरफ चले जाना, वो शुक्र होता है। इसीलिए शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या थी, जो सबसे मजबूत विद्या थी। ब्रह्मा जी के पास नहीं थी, शुक्राचार्य के पास थी। तो शुक्र जो है ना, जिसका भी मजबूत होता है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो है ना बड़े सेलेक्टेड चीजों को पसंद करने वाले होते हैं। भले ही उनके पास में दो शर्ट हो, लेकिन दोनों शर्ट जो होंगी ना वो बिल्कुल ब्रांडेड होगी।
सेलेक्टिव चीजों को चूज करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ठीक है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो जुपिटर, मंगल और चंद्रमा है। गुरु, मंगल और चंद्रमा। तो जब भी सूर्य इन तीन प्लैनेट के साथ में होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। या इन तीन प्लैनेट के घरों में सूर्य होता है। मंगल का घर, आठवां घर मंगल का है। सूर्य आठवें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे व्यक्ति को आप, जिसका सूर्य आठवें घर में हो, उसको भले ही आप कहीं जंगल में छोड़ा हो, लेकिन जो है ना वो अपने दम पे स्टैंड कर जाएगा, अपने दम पे खड़ा हो जाएगा। जुपिटर के घरों में सूर्य हो, बहुत अच्छे फल देता है। तो कोई भी प्लेनेट अपने मित्र के घर में अगर होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और सूर्य के दुश्मन कौन है? शुक्र, शनि और राहु। यहां पर शुक्र भी सूर्य से दुश्मनी रखता है और सूर्य भी शुक्र से दुश्मनी रखता है। तो जब भी सूर्य और शुक्र की युति अगर होती है तो यहां पर शुक्र कमजोर पड़ जाता है। तो पार्टनर के हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी चीजें जो है ना, पार्टनर फीमेल जो उनके वाइफ होती है या वाइफ के लिए उसका हस्बैंड, तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, खासकर सेहत संबंधी ज्यादा समस्या रहती है। शनि के साथ में सूर्य की शत्रुता है, तो सूर्य शनि दोनों साथ में होते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है, वीनस ही खराब होता है। हालांकि व्यक्ति होता बहुत डिप्लोमेटिक है, अपने हर तरीके से काम को निकालने वाला होता है। सूर्य शनि की युति पॉजिटिव भी है, प्रोफेशनली बहुत पॉजिटिव है ये युति, रिलेशनशिप के लिए ये ठीक नहीं। और राहु के साथ में सूर्य, राहु तो ग्रहण लगा देता है सूर्य को। तो राहु, जब भी सूर्य और राहु का कंजंक्शन होता है तो राहु की उम्र 42 साल तक सूर्य को ग्रहण रहता है। 42 साल के बाद ही इस ग्रहण से सूर्य को मुक्ति मिलती है। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य, बुध और चंद्रमा के लगभग सारे मित्र हैं। उस चंद्रमा की मित्रता मंगल से भी है, चंद्रमा की मित्रता गुरु से भी है। चंद्रमा, जितने भी पापी ग्रह हैं वो चंद्रमा की शरण में आके अपना पापत्व छोड़ देते हैं। तो चंद्रमा को जो नुकसान पहुंचता है वो राहु और केतु से पहुंचता है। राहु अर्ध ग्रहण लगाता है, केतु पूर्ण ग्रहण लगा देता है। ठीक है। तो यहां पर राहु केतु के साथ में जब भी चंद्रमा होता है तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो सबसे पहले आपके मन को अशांत करेगा, आपके मनस को ले जाएगा, मन आपका शांत नहीं रहेगा। ठीक है। माता को तकलीफ होगी, पैसे से संबंधित परेशानी होगी। शुक्र शुक्र जो है, ये जितने निगेटिव प्लैनेट हैं, पापी प्लैनेट हैं, उन्हीं के ही ग्रुप का है ग्रह ये। तो शुक्र के जो मित्र ग्रह हैं वो शनि, बुध और केतु। इन तीन ग्रहों से शुक्र की मित्रता है। और जो इसके शत्रु ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्र और राहु। सूर्य के साथ में शुक्र खराब हो जाता है, चंद्रमा के साथ में भी शुक्र खराब हो जाता है क्योंकि चंद्रमा शुक्र से दुश्मनी रखता है। यहाँ पर चंद्रमा शुक्र की युति को सास बहू का झगड़ा बोलते हैं। ठीक है, आपस में नहीं बनती है क्योंकि चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं। तो दोनों की युति जो है ना इस तरीके के रिजल्ट देती है। और राहु राहु के साथ में शुक्र की युति शुक्र को पूरी तरीके से डैमेज कर देती है, शुक्र को पूरी तरीके से खराब कर देती है। ठीक है। शुक्र के घर में राहु हो तो शुक्र को डेंट पहुंचता है। ठीक है। मंगल की बात करें तो मंगल के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्रमा और गुरु। इन तीन प्लैनेट के साथ में मंगल की युति हो या इनके घरों में मंगल बैठा हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मंगल से दो प्लैनेट शत्रुता रखते हैं, बुध और केतु।
केतु के साथ में मंगल खराब हो जाता है और बुध के साथ में मंगल खराब हो जाता है, सिर्फ अष्टम भाव को छोड़ के। अष्टम भाव में मंगल बुध की युति अच्छी मानी जाती है। बाकी किसी भी हाउस में मंगल और बुध की युति होगी तो ये अच्छी मंगल खराब हो जाता है इससे। और मंगल केतु की युति कहीं पर भी हो, मंगल खराब ही रिजल्ट देगी। ठीक है। बुध, बुध के जो मित्र ग्रह हैं वो सूर्य के साथ में बुध की मित्रता है, शुक्र के साथ में बुध की मित्रता है, और राहु के साथ में बुध की मित्रता है। राहु के दोषों को खत्म कर देता है बुध। राहु और बुध जो है ना, इनका जो मेल है लाल किताब के हिसाब से, तो बुध जो है ना आदमी का दिमाग है, और राहु उस दिमाग में चलने वाले विचार हैं। तो बुध और राहु जब भी साथ में होते हैं, अगर किसी वजह से निगेटिव नहीं हो रहे हैं, बहुत खराब घर में नहीं बैठे हुए हैं, तो ये दोनों साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। दृष्टि संबंध जब इन प्लैनेट का बनता है तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं देते हैं, लेकिन दोनों की अगर युति हो साथ में तो राहु के दोष को खत्म कर देता है बुध। अच्छी युति मानी जाती है। ठीक है। बुध और शनि की भी मित्रता है। यहाँ स्लाइड में बराबर के ग्रह के साथ में लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन शनि की भी मित्रता है बुध की। शनि का दिमाग बुध को कहा जाता है लाल किताब में। शनि अपना खुद दिमाग नहीं लगाता है, वो बुध के रास्ते, बुध के दिमाग से सोचता है। तो शनि का दिमाग है बुध। ठीक है। बुध का सिर्फ एक ही शत्रु है, चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा शत्रु जरूर है बुध का, लेकिन बुध जब भी अकेला चंद्रमा के घर में होता है, फोर्थ हाउस में, तो ये राजयोग कारक होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और चंद्रमा भी जब बुध के घर में होता है, खाना नंबर 3 में, 6 में, तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। 7वें में जब चंद्रमा आता है तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये चूंकि वीनस का घर है तो इसलिए रिलेशनशिप में ये चीटिंग का कारक बन जाता है। या फिर व्यक्ति खुद चीट करता है या उसके साथ में चीटिंग होती है। ठीक है। शनि, शनि के ये 3 मित्र हैं, बुध, शुक्र और राहु। और उसके जो शत्रु ग्रह हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल। तो इन प्लैनेट के साथ में शनि के साथ में बुध हो, शनि के साथ में शुक्र हो, बहुत अच्छी युति है। शनि के साथ में राहु हो, दोनों निगेटिव प्लैनेट हैं, साथ में अगर कुंडली में कहीं बैठे होंगे सैटर्न और राहु, तो देख के बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये इस घर को तो ये पूरी, इस घर की स्थिति को ये खराब कर देंगे। लेकिन शनि और राहु जब भी साथ में होते हैं तो इसको लाल किताब ने नाम दिया है इच्छाधारी नाग। मतलब पूरी तरीके से आपकी मदद करने वाला। तो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ये खूब मददगार होते हैं शनि और राहु। अब जैसे अब ये डिपेंड ये करता है किस भाव में इनकी युति बनी हुई है। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में शनि और राहु की युति बन जाए, तो यहां पर राहु जो है वो किस प्लेनेट को खराब करेगा। अगर सप्तम भाव में शनि और राहु की युति है तो शनि तो दोनों ही प्लेनेट के साथ में कंफर्टेबल हो गया, बुध और शुक्र के साथ में। राहु किस प्लेनेट को खराब करेगा यहां पर, अगर सप्तम भाव में है शुक्र तो को। शुक्र को खराब करेगा। तो शनि राहु की युति बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, इसके लिए तो बहुत अच्छी युति है सप्तम भाव में, है ना। लेकिन रिलेशनशिप के लिए ये युति ठीक नहीं है। रिलेशनशिप को यहाँ पर ये खराब करेगी, शुक्र को खराब करेगी। तो डिपेंड ये भी करता है कि किसी भी प्लेनेट की युति जो है ना वो किस हाउस में बनी हुई है। वो आगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है। राहु, राहु की जो मित्र ग्रह हैं वो बुध शनि है। केतु भी उसका मित्र ही माना जाता है, क्योंकि राहु और
राहु की या केतु की जब भी हम प्रोडिक्शन करेंगे तो दोनों को एक साथ रख के प्रोडिक्शन करेंगे। राहु सर है, केतु धड़ है, तो दोनों जो है ना एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में अपना फल देते हैं, अलग अलग फल नहीं देते हैं। ठीक है। राहु का एक ही शत्रु है। राहु का शत्रु क्या? सूर्य राहु से शत्रुता रखता है, और सूर्य को ये ग्रहण ही लगा देता है। तो यहाँ पर सूर्य उतना राहु के लिए घातक नहीं है, राहु सूर्य के लिए बहुत घातक है। इसी तरह केतु है। केतु शुक्र और राहु से मित्रता रखता है, राहु मित्र है केतु का, और शुक्र से मित्रता रखता है। लेकिन केतु के जो दुश्मन ग्रह है वो मंगल है, चंद्रमा है और बुध है। चंद्रमा को तो ये ग्रहण ही लगा देता है, और मंगल इससे शत्रुता रखता है, और बुध इससे शत्रुता। तो इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा समझते हुए आप याद करिएगा कि हर प्लैनेट के सामने पूरा उसका चार्ट दिया हुआ है, बराबर के ग्रह लिखा हुआ है, दुश्मन ग्रह लिखा हुआ है, दोस्त ग्रह लिखा हुआ है। तो ये समझते हुए रीड करिएगा, देखिएगा कि किस प्लैनेट का कौन सा शत्रु है और कौन सा प्लैनेट प्लैनेट किसी से शत्रुता नहीं रखता है ना। तो इस तरीके से उसको समझते हुए आप लोग देखिएगा। एक ये तो एक तरीके से चार्ट हो गया कि इसको आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन एक जो है ना, लाल किताब में जब भी हम इस तरीके से बात करेंगे कि सूर्य के मित्र ग्रह की इसको सहायता दे दी जाए, तो मतलब उसको कहते हैं कि एक घनिष्ठ मित्र। एक तो बहुत लोगों से मित्रता हो गई, लेकिन आपका पक्का दोस्त कौन है जो आपका हमेशा सपोर्ट करे, आपका साथ दे, है ना। तो सूर्य का सबसे अच्छा दोस्त जो है ना वो चंद्रमा है। अगर हम ये बात करें कि यहां पर सूर्य के मित्र ग्रह को स्थापित कर दिया जाए, तो ये सूर्य अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? चंद्रमा को, क्योंकि सूर्य का सबसे अच्छा मित्र चंद्रमा है। इसी तरह चंद्रमा का सबसे अच्छा मित्र बृहस्पति है। बृहस्पति का सबसे अच्छा मित्र मंगल है, लेकिन अच्छा मंगल, खराब मंगल नहीं। लाल किताब में दो तरीके के मंगल हैं, मंगल नेक और मंगल बद। मंगल का सबसे अच्छा मित्र कौन है? राहु। राहु हाथी है, मंगल महावत है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में, अगर कुंडली में मंगल अच्छा है और उसके साथ में अगर राहु की युति है, तो ऐसा इंसान बहुत ही बहादुर होता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में डटकर खड़ा हो जाता है और अपना काम निकाल लेता है। उसका सामना करने की हिम्मत किसी आदमी के अंदर नहीं होती है। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है और राहु के साथ में उसकी युति बनी हुई, उस कंडीशन में, या मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तब भी यही रिजल्ट आते हैं। राहु की दृष्टि मंगल पर ना पड़े, मंगल की दृष्टि राहु पर पड़े। क्योंकि महावत महावत की दृष्टि अगर अपने हाथी पर रहेगी, कंट्रोल रहेगा, तो हाथी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर हाथी जो है महावत को रूल करने लग जाए, तो ये तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह राहु का जो मित्र है वो है बुध। मैंने कहा था ना, राहु के अशुभता को बुध सही कर देता है। तो राहु का सबसे अच्छा मित्र है बुध। अब यहां पर एक चीज ये देखना होगा कि कुंडली में बुध है किस कंडीशन में। ये तो हमने बोल दिया कि राहु का मित्र है बुध, लेकिन अगर आपकी बुद्धि ही खराब हो गई, तो फिर आपके दिमाग में तो विचार गलत चलेंगे ही चलेंगे। भाई बुद्धि खराब है आपकी, उसमें सही विचार आ ही नहीं सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कुंडली में कि बुध किस कंडीशन में बैठा हुआ है। कहीं नीच का होके तो बुध नहीं बैठा हुआ है, कहीं 12वें घर में तो बुध नहीं बैठा हुआ है। 12वें घर में बुध हो जाएगा तो वैसे ही बुध खराब है, और साथ में राहु अगर आके बैठ गया तो आप सोच सकते हो किस तरीके के विचार उसके दिमाग पर आएंगे। तो बुध का अच्छा होना, अच्छे बुध की बात हो रही है। राहु की विचारों को एक अच्छा दिमाग वाला ही व्यक्ति सही कर सकता है।
दिमाग अच्छा होगा तो गलत विचार नहीं आएंगे। ठीक है। और बुध का जो मित्र है वो है केतु। केतु का मित्र है शनि। और शनि का मित्र है शुक्र। तो इस तरीके से आपस में ये प्लैनेट जो है ना एक दूसरे से अटैच है। ये इसी क्रम में आप इसको याद करिएगा, क्योंकि इस क्रम में याद मैं इसलिए करवा रहा हूं कि जब भी उपाय करना होगा उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम ये पढ़ेंगे कि ये प्लैनेट इस भाव में बैठ के खराब हो रहा है, तो इसको इसके मित्र ग्रह की सहायता दे दी जाए, है ना। तो उसके मित्र ग्रह को किसी हाउस में अगर स्थापित करना होगा तो इसी मित्र को स्थापित किया जाएगा। यही सपोर्ट कर सकता है उसको, है ना। तो इसको इस क्रम से याद करिएगा। जैसे सूर्य है, सूर्य जब भी जैसे खराब होता है तो व्यक्ति अपने बराबर वजन की चीज जो सूर्य की चीजें होती हैं, गेहूं, तांबा, गुड़, है, इसको या फिर दान करता है या जल प्रवाह करता है। चंद्रमा का सपोर्ट हो गया ना, है ना। तो उसके मित्र ग्रह का साथ मिलना चाहिए व्यक्ति को, प्लैनेट को। तो उसके साथ में वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। बाकी मित्रों की लिस्ट तो बहुत है, लेकिन सबसे सपोर्टिव मित्र उसका कौन सा है, तो इस क्रम से आप लोग याद रखिएगा इसे। ठीक है? अब जैसे मित्रों का है उसी तरीके से दुश्मन का भी है। तो दुश्मनी की जब बात आएगी तो आ, सूर्य का जो सबसे ज्यादा जो शत्रु है वो है शनि। मतलब शनि का सब, अ, अगर पहले अगर शत्रु की अगर याद आएगी तो शनि का शत्रु हो गया सूर्य। सूर्य शत्रुता रखता है शुक्र से। शुक्र शत्रुता रखता है बृहस्पति से। इस क्रम में चलेगा, है ना। बृहस्पति बुध से। बुध चंद्रमा से। चंद्रमा शत्रु है बुध का। उसके बाद में चंद्रमा का शत्रु केतु है। केतु का शत्रु मंगल है। लेकिन मंगल बद अगर कुंडली में होगा तो वो ज्यादा धमाल करेगा, वो ज्यादा केतु को खराब करेगा। मंगल नेक उतना खराब नहीं करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो वो केतु को बहुत खराब नहीं करेगा। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए मंगल 9th हाउस में बैठा हुआ है, केतु के साथ में युति है, तो ये मंगल उतना केतु को नुकसान नहीं करेगा जितना मंगल मान लीजिए 4th हाउस में खराब होके बैठा हुआ है, चंद्रमा के घर में नीच का होके बैठा हुआ है, और केतु यहां पे उसके साथ में आ जाए, ये स्थिति बहुत घातक होगी। ये स्थिति केतु को खराब करने के लिए सबसे खराब पोजीशन होगी, है ना। तो ये भी देखना है कि मंगल कैसा है। अच्छे मंगल के साथ में केतु उतना खराब नहीं होता है जितना सर मंगल। बीच में काफी देर आपकी आवाज नहीं आई तो लिंक टूट गया। क्या हुआ? क्या चीज नहीं समझ में आई? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर। ठीक है। और मंगल का, खराब मंगल का जो शत्रु ग्रह है वो है राहु। अब राहु के साथ में मंगल बद, खराब मंगल को लाल किताब में मंगल बद बोलते हैं। मंगल नेक और मंगल बद, ये दो तरीके के मंगल होते हैं लाल किताब में। पढ़ेंगे मंगल बद को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक कुंडली में अगर सिर्फ मंगल ही अगर अच्छा है ना, तो बहुत हद तक वो कुंडली अच्छी हो जाती है। क्योंकि अच्छा मंगल जो होता है वो रिलेशन को अच्छे से निभाने का कारक होता है। किसी भी रिलेशन को, चाहे बाप का बेटे के साथ में रिलेशन हो, पति का पत्नी के साथ में रिलेशन हो, दोस्ती का रिलेशन हो, भाइयों का रिलेशन हो, भाई बहन का रिलेशन हो, दुनिया में किसी भी तरीके का जो रिलेशन होता है ना उसका कारक मंगल होता है। अगर कुंडली में मंगल आपका अच्छा है ना, तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। आपके मुसीबत में साथ देने वाले लोग होंगे। लेकिन अगर
मंगल खराब है आपकी कुंडली में तो एक ही प्लेनेट सारे प्लेनेट को खराब कर देता है। मंगल बद जो होता है वो वो डायरेक्ट कुंडली वाले को निगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। वो ऐसे प्लेनेट को पकड़ता है कुंडली में जो निगेटिव होके बैठा हो, उसके रास्ते अपने फल खराब कर देता है। जैसे मान लीजिए कुंडली में मंगल खराब है और बुध भी खराब है, तो मंगल बद अपने जो निगेटिव रिजल्ट है वो डायरेक्ट अपने थ्रू नहीं देगा, वो बुध के जरिए देगा। उस आदमी का दिमाग ही खराब खराब कर देगा, उसका दिमाग कभी पॉजिटिव चलेगा ही नहीं। हमेशा कोई भी बात जो सोचेगा वो पहले निगेटिव सोचेगा, और जो भी तुरंत बात, जैसी उसके दिमाग में कोई बात आएगी, मंगल तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, वो तुरंत उससे करवाएगा। कहते नहीं है कि ये आदमी करता पहले सोचता बाद में है कि मुझसे सही हुआ है कि गलत हुआ है, तो वो मंगल के कारण होता है। जब भी कुंडली में मंगल अच्छा होता है ना, तो आदमी के अंदर धैर्य होता है, धैर्य से सोचता है किसी भी काम को। जैसे मान लीजिए उसके दिमाग में कोई कोई ख्याल आया, कोई आइडिया आया उसके दिमाग में, कोई भी बिजनेस करने का दिमाग में उसने सोचा, तो अगर मंगल कुंडली में अच्छा है तो उस पे पूरा विचार करेगा, उसका मार्केट का हाल देखेगा, और उसका पूरा रोड मैप बनाएगा, ये काम कैसे होगा, ये सारा सब कुछ करेगा। लेकिन अगर मंगल बद होगा तो फिर जैसे ही वो ऊपर ऊपर उसको समझेगा और उसको कर डालेगा, उसमें पैसा लगा देगा, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देगा। अब बाद में ये उसकी किस्मत के ऊपर है कि वो अच्छा चलता है कि खराब चलता है, लेकिन ये अंतर हो जाता है मंगल अच्छे में और मंगल खराब। तो यहां पर कुंडली में मंगल ही अगर अच्छा हो जाए तो काफी हद तक जो है ना रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ये शत्रुता और मित्रता का प्लेनेट का आपसी संबंध था, तो इसको एक बार आप लोग सही से समझ के मतलब पढ़िएगा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी समझते हुए। क्योंकि नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि जैसे दो प्लेनेट की जब भी बात होगी कि यहाँ पर जुपिटर में शुक्र की बात होने लगी, तो आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि बुध जुपिटर शुक्र से शत्रुता रखता है कि शुक्र बुध जुपिटर से शत्रुता रखता है। इसलिए इसको समझते हुए पढ़िएगा, है ना। तो वो आगे प्रोडिक्शन में काम आएगा। प्रोडिक्शन में जब हम लोग हाउस वाइज जब रीडिंग हम करेंगे किसी प्लैनेट की, तो उसमें वो बहुत हेल्प करेगा अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पता होगा आपस में मित्रता और शत्रुता वाला। ठीक है, बाकी स्लाइड में सारा सब डिटेल में दिया ही हुआ है। तो अगर कोई चीज मैं बता रहा हूँ, अगर स्लाइड में मान लीजिए कहीं पे कुछ गलत भी लिखा हुआ है ना, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अभी लोगों ने पूछा भी था, वो कुछ चीजें थी, तो हो सकता है कहीं पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ हो उसमें। ओके, तो इसमें जो है बाकी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ग्रामर में लिखी हुई है, स्लाइड में लिखी हुई है, वो याद करने वाली चीज है। जब कोई चीज ना समझ में आए तो आप उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है। लाल किताब में व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है उस दिन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसको जन्म दिन का ग्रह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अ, व्यक्ति सोमवार को पैदा हुआ, तो उसके जन्म दिन का ग्रह होगा चंद्रमा। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उससे संबंधित जो भी प्लेनेट उस दिन से संबंधित होता है, वो उसके जन्म दिन का ग्रह कहलाता है। और इसको जो है, ये जो प्लेनेट होता है, अगर कुंडली में कहीं पे खराब हो रहा है तो इसका हम उपाय कर सकते हैं। उपाय मतलब, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोमवार को पैदा हुआ और चंद्रमा किसी भाव में बैठ के, अष्टम भाव में बैठ के खराब हो रहा है, नीच के रिजल्ट दे रहा है, तो हम चंद्रमा का डायरेक्ट उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित चीजें, दूध चावल, इसको हम डायरेक्ट मंदिर में दे सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं। इसके मतलब इस प्लेनेट से संबंधित आप सीधे उपाय कर सकते हैं। ठीक है।
एक 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 होता है जन्म समय का ग्रह, मतलब किस समय आपका आपका जन्म हुआ। तो वो जो होता है वो व्यक्ति का जन्म समय का ग्रह कहलाता है, या उसको ग्रह फल का भी ग्रह बोलते हैं, ग्रह फल का। इस प्लेनेट का सीधा उपाय नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म सोमवार को दोपहर में 12:30 बजे जन्म हुआ उसका, तो उसका जन्मदिन का ग्रह हो गया चंद्रमा, और जन्म समय का ग्रह हो गया उसका मंगल। तो यहां पर अगर मंगल मान लीजिए निगेटिव स्थिति में कहीं बैठा हुआ है, मंगल खराब होके बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम, या मंगल किसी वजह से खराब हो रहा है, तो हम मंगल का डायरेक्ट उपाय नहीं करेंगे, उसके मसनूई ग्रह द्वारा उसका उपाय करेंगे कि मंगल की एनर्जी जिस प्लैनेट से मिलके बनी। अब वो जब मसनूई ग्रह वाला हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर वो उसमें हम सिखाएंगे कि उपाय उसमें कैसे किए जाओ। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ यही समझना है कि व्यक्ति का जिस समय में जन्म होता है उस समय को जन्म समय का ग्रह बोलते हैं। जन्म समय नोट कर लीजिए, आ, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक, मतलब और पहले आप ले लो, सुबह 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय होता है वो केतु का समय होता है। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक का जो समय होता है वो जुपिटर का होता है, बृहस्पति देव का। 8 बजे से 10 बजे तक का समय सूर्य का माना जाता है। 10 बजे से 11 बजे तक का समय चंद्रमा का होता है, 1 घंटे का। 11 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो मंगल का होता है। 1 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है वो वीनस का होता है। 4 बजे से शाम तक, ढलती हुई शाम तक, मतलब 4 बजे से लेके आप मान के चलिए 6 बजे तक, ये जो समय होता है ये बुध का होता है। और ढलती हुई शाम से लेकर रात तक, ये सर्दियों में और गर्मियों में ये राहु का समय माना जाता है। ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है तो 6 बजे से लेके 7 बजे तक या 7:30 बजे तक का ही समय माना जाएगा। ठीक है, और गर्मियों में शाम देर से होती है तो गर्म ये राहु का समय बढ़ जाता है। तो ये और शनि का पूरी रात, रात को 8 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक, ये जितना भी ये समय होता है ये शनि के अंतर्गत आता है। तो इस जन्म समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे वैदिक ज्योतिष में जो महादशा स्टार्ट होती हैं, वो महादशा स्टार्ट होती हैं चंद्रमा जिसके नक्षत्र में होता है, उस प्लैनेट से महादशा स्टार्ट होती है। लेकिन लाल किताब की जो दशा स्टार्ट होती है वो व्यक्ति का जन्म किस समय हुआ है, उस समय से, जो उस समय का जो संबंधित प्लैनेट है, उस प्लैनेट से लाल किताब की दशा उस व्यक्ति की स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो सुबह 7 बजे हुआ है, तो उस व्यक्ति की लाल किताब दशा जुपिटर से स्टार्ट होगी। पहली उसकी जो लाल किताब दशा होगी वो जुपिटर से स्टार्ट होगी। तो जन्म समय का ग्रह इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब इस प्लैनेट का हम डायरेक्ट उपाय नहीं करेंगे, इस प्लैनेट के हम मसनूई ग्रह का उपाय करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हुआ है, तो जन्म समय का ग्रह उसका बृहस्पति हो गया। तो बृहस्पति अगर मान लीजिए खराब कंडीशन में है, बृहस्पति नीच की अवस्था में है, अपने रिजल्ट नहीं दे रहा है, टेंथ हाउस में बृहस्पति नीच का होता है, तो अब हम यहां पर ये नहीं करेंगे कि बृहस्पति की चीजें, सोना, केसर, हल्दी, है ना, ये हम चीजें जो है ना कहीं मंदिर में दे दें या किसी को दान कर दें, डायरेक्ट बृहस्पति की चीजें नहीं करेंगे। यहां पर हम बृहस्पति को तोड़ेंगे। 10th हाउस में बृहस्पति दो एनर्जी से मिलकर बना होता है, सूर्य से और शुक्र से।
तो ये हम देखेंगे कि दसम भाव में सूर्य की एनर्जी अच्छी है कि शुक्र की एनर्जी अच्छी है। दसम भाव में किसकी एनर्जी अच्छी है? शुक्र की। शुक्र की। शुक्र की एनर्जी अच्छी है, क्योंकि शनि का मित्र है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सूर्य की चीजों को हम हटा देंगे। सूर्य की चीजों ठीक। का या फिर हम दान कर देंगे, गेहूं, गेहूं का, गुड़ का, तांबा। तांबे, या फिर हम उसको जल प्रवाह कर देंगे। तो यहां पर किसकी एनर्जी बचेगी? शुक्र की एनर्जी बचेगी। तो वो अपने रिजल्ट देने में 10th हाउस के ऊपर वो अच्छा कर देगा। इसी तरीके की मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ, शुक्र के पीरियड में हुआ, और शुक्र उसका 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो 12th हाउस में शुक्र वैसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है जिसके चार्ट सर में एक शुक्र से बैठा चार हो। में तो मंगल का लिखा है ना। जिसके चार्ट में एक शुक्र से चार शुक्र। अच्छा होके बैठा होगा, उसके लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन ये 12th हाउस में जब भी वीनस आता है तो उसके पार्टनर की सेहत खराब करता है। तो यहां पर जब भी हमको शुक्र का उपाय करना होगा, तो राहु की चीजों से उपाय इसका होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र राहु और केतु की एनर्जी से मिलकर बना। तो केतु 12th हाउस में उच्च के रिजल्ट देता है। तो केतु की एनर्जी को हम यहां छोड़ देंगे और राहु की एनर्जी को हम यहां से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके का उपाय होता है। तो जन्म समय से संबंधित जो भी प्लैनेट हैं, उसको हमको अच्छे से याद रखना है। जो मैंने क्रम बताया, उसी क्रम में ये प्लैनेट का समय होता है। वो एक बार फिर से मैं आपको बताए दे रहा हूँ। सुबह 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक केतु का समय है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बृहस्पति का समय है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सूर्य का समय है। 10 से 11 ये चंद्रमा का समय है। 11 बजे से 1 बजे तक ये मंगल का समय है। 11 से 1 के बीच में जो भी बच्चे पैदा होंगे, 12 बजे, 12:30 बजे, उनकी जन्म समय का ग्रह मंगल होगा। सर और उनकी जो दशा स्टार्ट होगी वो मंगल से स्टार्ट होगी, 11 बजे से 1 बजे के बीच। ठीक। ठीक है, 1 बजे यस से सर। 4 बजे तक। हाँ, सर शुक्र 11 का। से शुक्र का लिखा हुआ है और 1 से 4 मंगल का लिखा हुआ नहीं, है। अगर मंगल। 11 से 1 अगर शुक्र का लिखा हुआ है ना, तो उसको सही कर लीजिएगा, वो गलत लिखा हुआ है। अच्छा। 11 से 1 बजे तक मंगल का समय होगा। 1 बजे से फिर शुक्र का समय स्टार्ट होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर स्लाइड में गलत लिखा हुआ है। कहीं कहीं कोई मिस्टेक है शायद स्लाइड में, तो साथ में ही उसको सही करते जाइएगा। शनि के टाइम को लाल किताब ने एक समय और माना है कि मान लीजिए दिन में बहुत काले बादल छा जाए, अंधेरा हो जाए, बिल्कुल उस तरफ तो खैर ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। पहले होता था, अंधेरा दिन में छा जाता था। अब तो पता नहीं कितने सालों से ऐसा मौसम ही नहीं देखा गया। और अगर रात में चांदनी रात है, चंद्रमा पूरी तरह खिला हुआ है, तो वो पीरियड भी चंद्रमा का माना जाता है। ठीक है, तो वो जो है ना, वो सिचुएशनली जो है ऐसा होता है। बाकी जो प्लैनेट का जो समय है वो इसी क्रम में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि लाल किताब दशा निकालना भी जन्म समय से ही आ, संबंध माना जाता है। तो यहाँ पर इसलिए इस जन्म समय के ग्रह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जब भी व्यक्ति को अपनी लाल किताब दशा निकालनी हो, तो सबसे पहले जो जिस प्लैनेट का रोल आता है, वो जन्म समय के ग्रह का रोल आता है। जिस समय व्यक्ति का जन्म होगा, बस वहीं से उसकी लाल किताब की दशा स्टार्ट हो। ठीक है, उसके बाद में 35 साल के जो ग्रह होते हैं, 35 साला जो ग्रह होते हैं, उनका रोल आता है। क्योंकि 35 साला ग्रह जो है ना, हमको याद करने पड़ेंगे कि उनका जो क्रम है, वो मान लीजिए किसी व्यक्ति की दशा शनि से स्टार्ट हुई, किसी व्यक्ति का जन्म जो है ना वो रात में हुआ है,
किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का मान लीजिए जन्म रात में हुआ है, तो उसकी दशा स्टार्ट होगी शनि से। तो यहां पर जब भी शनि की दशा स्टार्ट होगी, तो पहली शनि की दशा होगी उसकी 6 साल की। ठीक है। अब ये हमको ध्यान देना होगा, ये तो मैंने शनि का एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म जो है ना वो सुबह हुआ है, 4 बजे हुआ है सुबह, तो उसकी दशा किसकी स्टार्ट होगी? केतु से। ये तो तो उसका क्रम केतु से स्टार्ट होगा, हम्म, है ना। केतु, पहले केतु आएगा। केतु की जो पीरियड होता है ना वो 3 साल का होता है। तो पहले केतु की जो दशा चलेगी वो 3 साल की चलेगी। उसके बाद में केतु के बाद में जुपिटर आता है। जुपिटर की जो दशा चलेगी वो 6 साल की होगी। जुपिटर के बाद में सूर्य आता है। सूर्य की दशा जो होगी ना वो 2 साल की होगी। फिर चंद्रमा की दशा 1 साल की। ठीक है। उसके बाद शुक्र की दशा आती है 3 साल मंगल। की। उसके बाद मंगल की, फिर बुध की, फिर शनि की, राहु, केतु। इस तरीके से जहां से व्यक्ति की दशा स्टार्ट होगी, बस ये साइकिल यही होगा। तो इन जब हम प्लैनेट को, इन जो प्लैनेट के ये जो साल हैं, इनका जो टाइम पीरियड है, इनको जब हम ऐड करते हैं, शनि 6 साल, राहु 6 साल, केतु 3 साल, जुपिटर 6 साल, चंद्रमा 1 साल, सूर्य 2 साल, ठीक है, मंगल 6 साल, बुध 2 साल, शुक्र 3 साल। तो जब हम इन प्लैनेट को ऐड करते हैं तो 35 आता है। इसी को 35 साला चक्कर बोलते हैं। ये फर्स्ट मतलब एक साइकिल होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 35 साला चक्कर, मैक्सिमम 3 साइकिल आ सकते हैं। कोई ऐसा विरले ही होता है जो 100 साल के ऊपर जीता है, तो हो सकता है वो चौथी साइकिल भी स्टार्ट कर दे। लेकिन बहुत ही कम होते हैं, 3 साइकिल में व्यक्ति का जीवन जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर लाल किताब दशा निकालना बहुत इजी है, बस क्रम याद रखना है आपको। जो क्रम बताया, शनि, राहु, केतु, जुपिटर, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, ये क्रम है। अब जहां पे भी बस उसी क्रम को उठा लेना है। जैसे ही जहां पर व्यक्ति की जिस दशा में जन्म होगा, बस उसी क्रम को उठा लेना, वहां से ही दशा स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल है लाल किताब दशा निकालना। इसमें कोई तो लाल कंफ्यूजन हो किताब पूछे, में लाल सर एक किताब ही दशा दशा अगर होती निकालनी है, हो। क्या? मतलब सिर्फ महादशा ही समझेंगे इसमें, मतलब अंतरदशा वगैरह ऐसे कोई नहीं होगा ना, सिर्फ नहीं, महादशा। अंतरदशा होगी, अभी बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ लाल किताब दशा की बात कर रहा हूँ। इसमें इसमें अगर कुछ भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मतलब मुझे ना ये समझना है सर कि जैसे मान लो मेरा सुबह 5:30 बजे का मेरा जन्म है, तो मैं केतु की दिशा दशा में मैं मेरा हाँ, जन्म, तो हाँ। मतलब हम फिर इससे कैसे समझे कि केतु की दिशा में वो जन्म हुआ है, तो फिर क्या इससे उसका नेचर उसके जैसा होगा क्या, कैसे समझेंगे दशा में नहीं, नहीं, हुआ है नहीं, नहीं, या? वो नहीं, नहीं, वो एक अलग चीज है। वो उसकी अच्छा। हम बाद में बात करेंगे। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे दशा निकालना बता रहा हूँ लाल किताब की, ओके। कि दशा उसके किस प्लेनेट से उसका दशा स्टार्ट होगी। ओके, उससे उसके जीवन में क्या होगा वो हम बाद में समझेंगे। हाँ, वो हम बाद में देखेंगे, ओके। बाद में समझेंगे। ओके, ठीक है। हाँ सर, एक मुझे पूछना था, जैसे हमने जन्म समय की बात की थी, तो हम्म। मान लो कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस समय अगर सूर्य ग्रहण हुआ तो? हाँ, तो सूर्य ग्रहण को आवाज कहाँ से आ रही है ना वो, कहाँ से आ रही है? सर आप म्यूट। हाँ, क्या पूछा आपने? हाँ, मैंने पूछा था कि अगर किसी बच्चे का, जैसे हम बात कर रहे थे जन्म समय के ग्रह की, अगर हम्म, किसी बच्चे का, जैसे हमने बात की थी कि चंद्रमा पूर्णिमा रात है तो चंद्रमा का हम समय मानेंगे, वैसे अगर हम्म, सूर्य ग्रहण अगर हुआ है उस समय और हम्म। उसी समय अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो फिर नहीं, तो वो तो टाइम पीरियड तो सूर्य का ही लिया जाएगा। दशा तो उसकी सूर्य से ही स्टार्ट होगी, उससे मतलब नहीं है। अच्छा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि मान लो उस समय चल रही है बुध की, लेकिन हाँ, सूर्य ग्रहण हुआ है? नहीं, नहीं, तो बुध का ही पीरियड माना जाएगा। अच्छा, बुध का मान। हाँ, बुध का ही पीरियड माना जाएगा। बाकी जो ग्रहण का जो
जब चार्ट में हमको सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा ना, तो तब उसका उपाय किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं तो कि अंधेरा हुआ है तो ऐसे उससे नहीं भी। नहीं 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 नहीं, वो हम देखिए, कोई भी चीज है ना, अब आजकल जो सॉफ्टवेयर है ना, वो उस तरीके से डिजाइन नहीं है कि आज रात में अंधेरा है तो जब हम जैसी डेट डालेंगे ना, तो वो अंधेरे के हिसाब से जो है ना वो दशा ले लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ। वो टाइम पीरियड जैसे आप डालेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर वहीं से ही दशा को स्टार्ट करेगा, तो आप उसी को ही मानो। ये पहले की बात होती थी, जब इस तरीके के सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे कि बच्चा चांदनी रात में जन्मा है तो चंद्रमा से हम दशाओं को काउंट करें, है ना, या दिन में अंधेरा हो गया है मौसम की वजह से तो हम शनि से स्टार्ट करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उसका वक्त प्रिडिक्शन कितना सही निकलता होगा सर, अगर मान लो ये मैन्युअली करते होंगे उस समय, सब प्रिडिक्शन और सही निकलता होगा या फिर? देखिए, इसीलिए लाल किताब में यहाँ पर दोनों दशाओं को महत्व दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ लाल किताब को महत्व दिया, लाल किताब दशा को महत्व दिया ही नहीं गया है। लाल किताब कहती है कि सबसे पहले आप महादशा देखो, किस प्लेनेट की महादशा चल रही है, और वो महादशा वही पराशरी वैदिक ज्योतिष वाली। ठीक है, ये लाल किताब दशा तो हम एक तरीके से सपोर्ट लेने के लिए हम ले लेते हैं कि और कौन सा प्लेनेट एक्टिवेशन में है इस समय। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महत्व जो है ना, वो महादशा वाले प्लेनेट का ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाल किताब दशा निकाल लेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर महादशा में, पराशरी ज्योतिष में दशा में अंतरदशा आती है ना, तो इसी तरीके से लाल किताब की जो दशाएं होती है ना, उसमें बीच में जो प्लैनेट आते हैं ना, जो अंतरदशा के रूप में जो आते हैं, उसको दरमियानी ग्रह बोलते हैं। दरमियानी ग्रह, जैसे मान लीजिए शनि का 6 साल का पीरियड आया, तो 6 साल में यहां पर इसके जो दरमियानी प्लैनेट होंगे ना, वो 3 प्लैनेट होंगे। राहु 2 साल, बुध 2 साल और शनि 2 साल। मतलब जब शनि का टाइम पीरियड आया, तो सबसे पहले जो 2 साल होंगे, उसमें राहु आपकी कुंडली में किस कंडीशन में बैठा हुआ है, वो राहु असर देगा आपको। दूसरे जो 2 साल होंगे ना, वो बुध बुध अपना एक्टिवेट हो जाएगा, तो बुध जिस कंडीशन में बैठा होगा, उस साल शनि की दशा में बुध के परिणाम मिलेंगे। शनि अपने रिजल्ट लास्ट के 2 सालों में देगा, ये क्रम है। जैसे किसी भी प्लेनेट की, मान लीजिए शनि की दशा आ गई, रात में पैदा हुआ है वो बच्चा, शनि की दशा स्टार्ट हो गई। अब उसकी कुंडली में पहले जो 2 साल है, वो राहु जिस पोजीशन पे बैठा होगा, राहु मान लीजिए अगर पीड़ित होगा, राहु मान लीजिए सूर्य के साथ में बैठा है, तो पहले 2 साल वो बच्चे के लिए ठीक नहीं जाएंगे। वो कुछ ना कुछ ना, वो बच्चे के साथ में प्रॉब्लम लगी रहेगी। दूसरे 2 साल वो बुध के आते हैं, अगर कुंडली में बुध नेगेटिव है, तो वो 2 साल भी खराब जाएंगे। लास्ट में फिर शनि अपने 2 साल रिजल्ट देगा कि शनि कुंडली में किस पोजीशन में बैठा हुआ। तो शनि भी अगर कुंडली में खराब पोजीशन में बैठा हुआ होगा, अशुभ पोजीशन में बैठा हुआ होगा, तो ये पूरे 6 साल उसके खराब जाएंगे शुरुआत के। तो ये दरमियानी ग्रह जो प्लैनेट की महादशाओं के बीच में आते हैं, वो इसी तरीके से एक्टिवेट होते हैं, तो इसलिए इनका रोल बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ पर व्यक्ति दरमियानी ग्रह याद रखता नहीं है। जैसे मान लीजिए उसकी जुपिटर की दशा आई किसी व्यक्ति की, अब वो जुपिटर ही, जैसे ही जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई, वो जुपिटर को ही देखने लगता है कि बृहस्पति कुंडली में किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के रिजल्ट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बृहस्पति की दशा जैसे ही स्टार्ट होगी कुंडली में, तो पहले जो 2 साल होंगे, बृहस्पति की 6 साल की होती है दशा, जो पहले 2 साल होंगे वो केतु के ऊपर निर्भर करेंगे। कुंडली में केतु जहां पर बैठा होगा ना, वो रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा केतु। बाद के केतु के बाद में जो 2 साल आएंगे, वो बृहस्पति के आएंगे। तो उन 2 सालों में बृहस्पति जिस पोजीशन पे होगा, वो अपने हिसाब से रिजल्ट देगा। और जुपिटर के 2 साल के बाद में फिर सूर्य के 2 साल आएंगे, तो सूर्य कुंडली में जैसा बैठा होगा उसी हिसाब से सूर्य रिजल्ट देगा।
तो इस तरीके से ये दशाएं काम करती हैं लाल किताब की। तो वो चार्ट है आपके पास में, उसको एक बार देख लीजिएगा, वो याद हो जाएगा। उसको याद करना पड़ेगा, वो आसानी से याद नहीं होता है दरमियानी ग्रह वाला। वो तो आदमी कंफ्यूज हो ही जाता है। तो जब भी शुरुआत में, जब भी लाल किताब दशा वगैरह का ये सब प्लैनेट देखना हो, तो उस चार्ट को अपने साथ में रखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्लैनेट की दशा चल रही है। तो भले ही इस प्लैनेट की दशा चल रही है, लेकिन एक्टिवेट इस समय कौन सा प्लैनेट है ना। तो हर प्लैनेट की जो जितने साल का होता है, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। उस हिसाब से वो अपने रिजल्ट देना शुरू करता है दरमियानी ग्रह के। ठीक है। अब तक कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछिए, अभी तक जितना पढ़ाया। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो। तो ये जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य के साथ में अगर कोई प्लेनेट है तो उसको कंबस्ट कर देता है, तो लाल किताब में भी यही होता है कैसे? लाल किताब में ऐसा नहीं होता है। लाल किताब में आपसी संबंध के हिसाब से दोनों का असर देखा जाएगा। यहाँ पर सूर्य के साथ में, हाँ, कुछ रूल है। जैसे सूर्य के साथ में बुध को चुप माना जाता है। ठीक है। हाँ, सूर्य के साथ में बुध अगर है तो बुध शांत रहेगा, अपनी पावर जो है ना वो सूर्य को दे देगा। वो सूर्य और अच्छा हो जाएगा बुध के साथ में। ठीक। जैसे मंगल के साथ में राहु है, तो राहु शांत हो जाएगा, अपने निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। मंगल रूल करेगा उसको पूरी तरीके से, ठीक है। है ना। किस तरीके से है यहाँ पर। सर, जैसे आपने कहा था शुक्र और 12th हाउस में उच्च का होता है, तो वो वाइफ को कैसे खराब कर देता है? वाइफ वाइफ की हेल्थ को कैसे खराब करता है? क्या 12वें हाउस में जो क्या पूछ रहे हैं? 12th हाउस में। 12वें हाउस में सर, 12वें हाउस में शुक्र उच्च का होता है ना, हाँ, तो वाइफ को आपने कहा था कि वाइफ की हालत को खराब कर देता है, बीमार कर देता है, वो कैसे? वो पूछे। देखिए, 12वें घर में शुक्र जो है ना वो ये प्रॉमिस करता है कि जो व्यक्ति होगा, जब भी कोई समस्या आने वाली होगी, तो शुक्र उसका प्रोटेक्टर का काम करेगा। तो प्रोटेक्शन, शुक्र कौन है उस व्यक्ति का? पति के लिए उसकी पत्नी, और पत्नी के लिए उसका पति। तो जब ठीक है। भी उस इंडिविजुअल, उस व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आने वाली होगी, तो उसको पहले जो फेस करेगा उसका पार्टनर फेस करेगा। इसलिए वो, उसको समस्या मिलती है। व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल, उसके लिए वीनस बहुत अच्छा काम करेगा। उसकी पत्नी होगी, वो उसको हर सुख देने वाली होगी, हर समस्या का उसके साथ में साथ देगी। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी आने वाली होगी, तो उसकी पत्नी उसका पहले शिकार बनेगी। ये होता है 12वें घर में 12th का रिजल्ट, शुक्र का रिजल्ट। तो सर, जैसे आपने कहा था सूर्य में जो राहु का ग्रहण लगता है, राहु से ग्रहण लग जाता है सूर्य, वो जब राहु की दशा आएगी ग्रहण लगेगी, जहाँ शुरू से ही शुरू हो जाता है 42 साल, 0 से पहली पहली उम्र से ही ग्रहण लग जाता है? देखिए, यहां पर जब सूर्य और राहु का ग्रहण होता है, तो ये ग्रहण का जो रिजल्ट देखने को मिलता है, जब प्लैनेट की या फिर प्लैनेट कुंडली में पहले से ही एक्टिवेशन वाले मोड में बैठा हो, एक्टिवेट होके बैठा हो। या फिर मान लीजिए प्लैनेट सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, और यस। और जो है ना, अब चूंकि राहु बैठा होगा तो केतु अपने आप बैठा होगा 7th हाउस में। तो शुरुआत से ही सूर्य के ऊपर ग्रहण माना जाएगा। ठीक है। नहीं तो उस प्लैनेट की जब उम्र आती है ना, जैसे सूर्य की उम्र 22 साल, तो वो ग्रहण जो है ना 22 साल से पूरी प्रबलता से उस व्यक्ति के ऊपर छाया हुआ होता है, 22 साल से, है ना। तो सूर्य के ऊपर ग्रहण होने का मतलब, सूर्य के ऊपर ग्रहण मतलब आपकी इंडिविजुअल, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ग्रहण, है ना। समाज में आपके रुतबे और उसके ऊपर ग्रहण। वो एक्टिवेशन का पूछना था कि एक्टिवेशन दशा के हिसाब से होता है कि शुरू से ही होता है, ये पूछना था। क्या चीज?
वो दशा का पूछना था कि जब दशा एक्टिवेट होगी तभी होगा ना ग्रहण शुरू, की जहाँ पहले से शुरू हो जाता, नहीं यही नहीं पूछना नहीं, था। वो तो सूर्य के ऊपर ग्रहण शुरू से ही रहेगा, तो ठीक है। शुरू से रहेगा। ओके। ओके। तो ये जैसे सूर्य ग्रहण का इफेक्ट रहेगा, तो जब 35 साल में वो दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा तब तो खत्म हो जाना चाहिए, या तब भी चल। सूर्य ग्रहण का जो इफेक्ट है ना, वो 42 साल में खत्म हो जाएगा। जब राहु का जो उम्र होती है 42 साल, हाँ जी। उसको जब वो पार करेगा, खासकर तब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जब केतु की उम्र होती है 48 साल, राहु की होती है 42 साल, तो हाँ जी। दोनों को अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज आती है 45 साल। ठीक है। 45 साल के बाद में पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। मतलब अगर कुंडली में किसी का सूर्य ग्रहण है और उस व्यक्ति को जीवन में बदनामी ही बदनामी मिली है, स्टेटस नहीं मिल पाया है, सूर्य पूरी तरीके से ग्रहण लगा रहा है, तो 45 साल की उम्र के बाद में हाँ जी। जो उसने स्टेटस जो उसको पाना था, जो उसने नेम फेम खो रखा था, वो 45 साल के बाद में अपने आप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रहण का असर हो जाएगा खत्म। और किसी का कोई क्वेश्चन अब तक? देखिए, दशा निकालने में, जन्म समय में, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ना समझ में आई, क्योंकि सब एक दूसरे से, ग्रामर जो है ना, एक दूसरे के से लिंकेज है। इसीलिए ग्रामर में पहले बता रहा हूं कि ग्रामर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप साथ में पूछते चलिए। ग्रामर सर की दशे मजबूत हो जाएगी कुंडली देख के। ग्रामर के रूल्स अगर आपको याद हो गए ना, तो फिर कोई भी प्रिडिक्शन जो है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर दशे के बारे में और एक बार बता दीजिए ना। देखिए, दशा, जो व्यक्ति जिस समय पैदा होता है, मैंने समय नोट करवा दिया हर प्लैनेट का। अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्लाइड में लिखा हुआ है, उसमें शायद अभी किसी ने बताया कि एक जगह गलत लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 11 बजे से 1 बजे तक मंगल का समय होता है। ठीक है? तो जो जो व्यक्ति जिस समय में पैदा होता है, उस समय से संबंधित जो भी प्लैनेट होता है, उस वहीं से ही उस व्यक्ति की दशा स्टार्ट होती है। और जिस तरीके से अंतरदशा होती है, उसी तरीके से लाल किताब में दरमियानी ग्रहों की दशा आती है। तो हर प्लैनेट की दशा में दरमियानी ग्रह की भी बीच बीच में दशा चलती रहेगी। यानी रात को 11 बजे हो जाएगा तो शनि की दशा चालू हो जाएगी। हाँ, हाँ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की रात को 11 बजे जो है ना जन्म होता है, तो उसकी जो दशा स्टार्ट होगी, वो शनि से उसकी दशा स्टार्ट होगी। तो तो पूरा शनि की दशा जब स्टार्ट होगी, तो 6 साल की होती है शनि की दशा। तो वो जब उसी दिन वो से समझ में उसकी आया। 6 साल की दशा स्टार्ट हो जाएगी, तो पहले 2 साल में राहु के रिजल्ट मिलेंगे, दूसरे 2 साल बुध के रिजल्ट मिलेंगे, शनि का आखिरी में नंबर आएगा 2 साल में। है ना, इस तरीके से। अच्छा, यानी वो रात रात भर रहेगा क्या? हाँ, शनि का सुबह पीरियड रात भर रहेगा। शनि रात का को दो। पीरियड रात को 8 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे तक। 3:30 बजे के बाद में जिन बच्चों का जन्म होगा, उनका केतु की दशा स्टार्ट हो जाएगी। सर अगर मान लीजिए कि शनि की दशा चल रही है, हम्म। पहले जो 2 साल है वो राहु के हैं, अगर हम्म। राहु कोई तकलीफ दे रहा है तो हम सिर्फ राहु का ही उपाय करेंगे या फिर शनि का भी करना पड़ेगा, क्योंकि शनि के महादशा में चल रहे हैं इसलिए। नहीं नहीं, शनि की महादशा चल रही है, लेकिन इन शुरुआत के 2 साल तो राहु एक्टिवेट है। राहु के है ना, सिर्फ तो इसलिए सिर्फ राहु के ही होंगे। हाँ, राहु एक्टिवेट है। देखिए, दशाओं को, हमको जब भी हम देख रहे हों, तो पहले तो सबसे पहले चार्ट देखने का ये नियम होता है कि सबसे पहले तो वो अपना चार्ट देखिए, लगन चार्ट, जो भी हम चार्ट देख रहे हैं।
तो उसमें प्लैनेट की स्थिति को देखिए कि उस प्लैनेट की स्थिति क्या है, कौन सा प्लैनेट खराब होके बैठा है, कौन सा प्लैनेट अच्छा होके बैठा है। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्लैनेट खराब है और ये प्लैनेट अच्छे हैं। अब हम दूसरा नंबर हमारा आएगा किसकी महादशा चल रही है, इसी क्रम से देखना है आगे हमको कि लाल किताब दशा नहीं, किसकी महादशा चल रही है वो हम देखेंगे। तो वो प्लैनेट उस समय एक्टिवेट होगा जिसकी महादशा चल रही है। फिर हम आ जाएंगे अंतरदशा पे, उस महादशा में किसकी अंतरदशा चल रही है। तो इन दो प्लैनेट को हमको सबसे पहले देखना है, बस दो ही प्लैनेट को देखना, हमको प्रत्यंतर दशा पे नहीं जाना। दो प्लैनेट डिसाइड हो गए, उसके बाद में हम नजर डालेंगे लाल किताब की दशा के अनुसार कौन सा प्लैनेट एक्टिवेटेड। तो देख लेंगे कि मान लीजिए शनि की दशा है और इसमें जो है ना राहु एक्टिवेटेड है, तो राहु को हमने पकड़ लिया। अब ये तीन प्लैनेट उस समय के रिजल्ट देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ये तीन प्लैनेट डिसाइड हो गए, अब इन तीन प्लैनेट से संबंधित हम सामने वाले से बात करेंगे। अगर इन तीन प्लैनेट में से संबंधित अगर कोई भी रिजल्ट अगर खराब आ रहे होंगे, वो ऑब्वियसली सामने वाला बता देगा। तो इन्हीं ये प्लैनेट किस वजह से खराब हो रहे हैं, अब हम उसमें लाल किताब के सूत्र लगाएंगे कि ये जो प्लैनेट अगर अच्छे हैं तो कोई बात नहीं है, वो अपने अच्छे वाले रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर खराब हो रहे हैं तो क्यों खराब हो रहे हैं, हम उपाय उस हिसाब से करेंगे, है ना। कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लैनेट अच्छे घर में बैठा होता है, लेकिन वो किसी दूसरे प्लैनेट की वजह से खराब हो रहा होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो प्लैनेट अच्छी पोजीशन पे भी बैठा होता है, उसको कोई प्लैनेट खराब भी नहीं कर रहा होता है, लेकिन जब हम बहुत ही सूक्ष्म नजरों से, बारीक नजरों से जब हम उसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये प्लैनेट जिन दो प्लैनेट की एनर्जी से मिलके बना हुआ है, उसमें से एक की तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो फिर वो प्लैनेट भी पूरी तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए शुक्र है, राहु और केतु से मिलके बना है, ठीक है। शुक्र मान लीजिए 12th हाउस में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, इसका मतलब शुक्र का पीरियड आया और शुक्र हमको अच्छे रिजल्ट देगा, है ना, ये हमने देख लिया। लेकिन शुक्र अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, तो हमने शुक्र की स्थिति देखी कि शुक्र के ऊपर दृष्टि किसी नेगेटिव प्लैनेट की तो नहीं है, छठवें घर से दृष्टि जाती है, छठवें घर में कोई शुक्र का शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, या शुक्र के साथ में और कोई प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है ना, या शुक्र लाल किताब के किसी दूसरे रूल की वजह से तो खराब नहीं हो रहा है। ये अगर इन इन समय पे, मतलब इन तीन जगह पे अगर हमको अगर कोई खराबी मिलती तो वहां पे हम ट्रीटमेंट दे देंगे। लेकिन इन तीन जगह पे भी हम उसकी बीमारी नहीं ढूंढ पाए कि हम यहाँ पर शुक्र तो किसी वजह से भी खराब नहीं हो रहा है, तब भी शुक्र खराब रिजल्ट दे रहा है, तो हम जाएंगे जो शुक्र राहु और केतु से मिलके बना हो। शुक्र के अंदर राहु और केतु की एनर्जी होती है, इन्हीं दो प्लैनेट से मिलकर शुक्र बना होता है। अब हम राहु और केतु की पोजीशन देखेंगे। अगर राहु और केतु अगर खराब पोजीशन में कुंडली में बैठे हुए हैं, तो शुक्र अपने फल अच्छे कभी नहीं दे पाएगा। तो हमको राहु केतु को ठीक करना होगा, है ना, ये तरीका हो गया। फिर इतने तरीकों को जानने के बाद में फिर हम लास्ट में देखेंगे वर्षफल, कि ये जो जन्म कुंडली का ये जो पेड़ हमने उगाया है, भगवान ने जो हमारे साथ में जो एक पेड़ भेजा है, वो हर साल उसमें फल कैसे आ रहे हैं, वो है वर्षफल। तो वर्षफल में इस जन्म कुंडली का सबसे पहले उपाय होगा। जब इसके सारे उपाय हो जाएंगे, उसके बाद में हम वर्षफल के उपाय करेंगे हर साल, क्योंकि वर्षफल में जैसे जैसे प्लैनेट की पोजीशन होती जाएगी, उसी हिसाब से उस साल हमको रिजल्ट मिलते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कुंडली को इतने पॉइंट पे जाके हम देखते हैं लाल किताब में। पर इसमें भी काफी हमको देखना पड़ता है कुंडली, मतलब एक झटके में आप ये तो देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट अशुभ है, कौन से प्लैनेट खराब है, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी और बारीकी में जाते हैं, जब हम सामने वाले से बात करना स्टार्ट करते हैं,
तब हमको पता, देखिए कोई भी कुंडली जब भी आप किसी का कंसल्टेशन कर रहे हो, तो कोई भी चीज जो है ना, पूछने में झिझकने वाली बात कभी नहीं है। कोई भी चीज झिझकिए नहीं। जब तक सामने वाले की चीज के बारे में आपको पता चलेगा नहीं, तब तक आप कुंडली में कोई चीज ढूंढ नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, एक प्लेनेट की बहुत सारी प्रिडिक्शन होती है। केतु जो है ना, वो संतान का कारक है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि केतु खराब है तो सिर्फ संतान के ऊपर इफेक्ट आ रहे हो। केतु अगर खराब है, केतु मान लीजिए अगर खराब है, तो हो सकता है उसके घुटने घुटनों की बैंड बजी हो, उसके पैरों में बुरी तरीके से स्थिति खराब हो, उसको समाज में उसको बदनामी मिल रही हो, उसका झंडा ऊंचा बुलंद ना हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब तक मान लीजिए आपको ये दिख गया कि केतु खराब है, अब हम केतु के खराब होने से क्या क्या चीजें आती हैं, हम सामने वाले से पूछेंगे, बात करेंगे, उस हिसाब से फिर हम जो है ना उपाय बनाएंगे। भाई डॉक्टर भी तो पूछते हैं ना कि ये क्या सिम्टम है, ये है कि ये है, तो वो पूरी तरीके से उस पर बात किया जाता है जब भी कंसल्टेशन किसी कुंडली का किया जाता है। क्योंकि एक प्लैनेट के खराब होने से बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। तो किस व्यक्ति की क्या चीज खराब हो रही है, वो बात करने से ही पता चले। ठीक है। तो क्या मैं बात कर रहा था, वो दूसरी जगह पहुंच गया मैं। किस बारे में बात हो रही थी? कुंडली में हम ग्रहों की स्थिति को हाँ, कैसे। तो वो जो है ना, इस क्रम से जो है ना कुंडली को हम रीड करना शुरू करेंगे। बस वही क्रम हमको पढ़ना है। पहले ग्रामर हो, कुंडली को, कुंडली जैसे ही आपके सामने आए, बस ग्रामर के सारे रूल्स तुरंत दिमाग में घूम जाए। ग्रामर से ही तो आप पकड़ पाएंगे कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा खराब कंडीशन में बैठा है। सर इसी से रिलेटेड है मेरा प्रश्न। मैं हमेशा जब भी कुंडली, मेरी खुद की कुंडली जब भी देखती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि कुंडली में आप ये देख लो कि अच्छे घर में बैठा है, नहीं बैठा है, मित्र घर में बैठा है, ये आपको सबसे पहले आपको ये जानना है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये सबसे होता है ना कि पहले तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये प्लेनेट इस जिस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव से संबंध रखने वाले प्लेनेट से इसके संबंध कैसे हैं। सबसे पहले तो हमको, सबसे पहला तो डिसीजन हमको वहीं से उस प्लेनेट के बारे में ले लेकिन लेना है सर कि ये प्लेनेट यहाँ पर कंफ्यूजन अच्छे रिजल्ट देगा कि खराब रिजल्ट देगा। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होता है सर, जब एक साथ 3 प्लैनेट बैठे। तो फिर जैसे कि मेरे इसमें सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों पहले घर में बैठे हैं। तो ऐसा लगता है कि चलो गुरु पहले घर में, फिर भी बुरा नहीं, सूर्य तो अच्छा ही है, पर शुक्र भी बैठा है साथ में। तो वो फिर बहुत कंफ्यूज होता है कि अच्छा होगा फिर बुरा होगा, क्योंकि गुरु के साथ शुक्र है, सूर्य के साथ भी शुक्र है। तो क्या वो देखिए, अच्छे, तो ये जब कंफ्यूजन मुझे जब हमेशा होता है। नहीं नहीं नहीं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जी। वो एकदम से अभी नहीं समझ में आएगा। जब अभी हम और बात करेंगे प्लैनेट की, और आएंगे एक दूसरे के साथ में किस तरीके से मसनोई भी बन जाते हैं ना यहाँ पर। हाँ अब वही जैसे जुपिटर और शुक्र जो है ना, ये केतु स्वभाव शनि बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों प्लैनेट जो है ना, वो शनि के मतलब रिजल्ट देने पे भी इफेक्ट डालेंगे। सूर्य और शुक्र मिलके बृहस्पति बनते हैं। तो यहाँ पर 2 बृहस्पति हो गए। दो बृहस्पति हो गए, तो बाप रे। इस तरीके से हम यहाँ पर तब प्रोडिक्शन बहुत करें। कंफ्यूजन होता है, इसलिए मुझे हाँ। जब एक साथ 3 अगर आते हैं नहीं ना नहीं, तो सारे प्लेनेट अपना अपना रिजल्ट देंगे। आप सारे प्लेनेट की प्रोडिक्शन कर सकते हो। सूर्य फर्स्ट हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मतलब अपने ही घर में सूर्य बैठा हुआ है, जहां का मतलब वो, जहां पे सबसे अच्छी पोजीशन पे सूर्य होता है। मतलब ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले, बहुत बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है। अपनी बात को दूसरों को बहुत अच्छे से समझा ले जाते हैं। साथ में बृहस्पति बैठा है, तब तो ज्ञान ज्ञान का ये भंडार होते हैं इनके अंदर, ज्ञान लेने की और ज्ञान को बांटने की, दोनों ही मतलब एक इनके अंदर एक अच्छा गुण होता है। शुक्र बैठा है, बहुत ही सेलेक्टेड चीजों को सेलेक्ट करने वाले होते हैं ये लोग। लगन में ही शुक्र बैठा है, कभी खराब रिजल्ट नहीं देता है। मंगल का घर है ना, सूर्य का घर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा शुक्र के प्रति
कुछ चीजों का व्यक्ति अगर ध्यान दे तो फिर समस्या नहीं आती। वो हम आगे पढ़ेंगे जब प्लैनेट जिस हाउस में बैठ के जो रिजल्ट देगा तब हम बात करेंगे, अभी मतलब बहुत आपका ज्यादा हो कहना है जाएगा। सर कि अगर हम कुंडली में देख रहे हैं तो भी हमें सिंगल सिंगल एक एक प्लेनेट पर हमें सोचना ही चाहिए, अभी तो हमको एक भले ही ही हम प्लैनेट को ही देखना है। ऐसा करते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर आपने बात की कि सूर्य, जुपिटर और शुक्र शुक्र। बैठा हुआ है। अगर हम पीड़ा की बात करें हाँ जी। तो इन तीन प्लैनेट में अगर मैं आप ही से पूछूं कि सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, ये तीन प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा पीड़ा में यहां पर कौन सा प्लैनेट है? शुक्र। शुक्र शुक्र। ही होगा सर, क्योंकि बाकी शुक्र ही दो तो होगा, एक दूसरे के। क्योंकि सूर्य और बृहस्पति तो ये दो ताकतवर प्लैनेट आ गए और ये और मजबूत राइट। होकर बैठ गए। ठीक है, तो यहां पर सबसे जो, अगर व्यक्ति के जीवन में यहां पर समस्या अगर आएगी तो शुक्र से संबंधित आएगी, ये तुरंत कुंडली को देखते ही समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर शुक्र सर पीड़ित एक तब मिनट, और हो जाता। सर एक और, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब शुक्र और गुरु साथ में होता है तो शुक्र थोड़ा भारी हो जाता है गुरु से, हम्म ऐसा भी आपने थोड़ी देर पहले, हम्म फिर हम्म हम्म। वो फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगाएंगे? वो यहां नहीं लगेगा। वो कैसे अच्छा। लगेगा? यहां तो बृहस्पति पूरे पावरफुल पोजीशन में बैठा हुआ है। अच्छा। सूर्य का घर है, मंगल का घर है, और हम्म। दोनों का ही बृहस्पति, दोनों से ही बहुत अच्छी संबंध है। तो सूर्य, हम्म। बृहस्पति तो वैसे ही मजबूत पोजीशन पे है, और साथ में सूर्य बैठा हुआ है। ये बैठे। तो यहाँ तो सूर्य की भी पावर बढ़ गई और बृहस्पति की भी पावर बढ़ गई। हम्म। मतलब सूर्य की पावर ऐसे बढ़ गई कि ऐसा इंसान, एक ऐसा राजा जिसके अंदर बृहस्पति का ज्ञान हो और शुक्र को, मतलब शुक्र का भी उसके अंदर गुण हो, तो ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है। सर लेकिन उसमें गुरु भी, शुक्र भी दैत्य का गुरु है ना, वो भी पावरफुल रहेगा ना। क्या क्या पूछा आपने? शुक्र भी दैत्य का ये है ना, गुरु है ना दैत्य लोगों हाँ का, तो हाँ उसकी भी पावर बढ़ेगी ना। हाँ, शुक्र शुक्र फर्स्ट हाउस में अच्छे पोजीशन पे होता है, पावरफुल पोजीशन पे होता है ना। अब देखिए, यहाँ पर लाल किताब की यही खूबसूरती है कि एक हाउस में बैठे हुए प्लेनेट के हिसाब से हम रिजल्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। अब पता चला फर्स्ट हाउस में हमको बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्लेनेट नजर आ रहे हैं, और मान लीजिए आठवें घर में या छठवें घर में कोई प्लेनेट बैठा हो, खासकर इनका शत्रु बैठा हो, तो फर्स्ट हाउस में जितने भी प्लेनेट बैठे होंगे ना, उनकी बैंड बज गई, खत्म वो। तो बगैर जब तक उनका उपाय नहीं किया जाएगा तब तक उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि इस हाउस में ये प्लैनेट बैठा है, उच्च का होके बैठा है, तो ये हमको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा होगा, नहीं। बाकी हमको पोजीशन के हिसाब से पहले हमको जज कर लेना है कि ये वास्तव में अच्छे रिजल्ट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है ना। वही वही ग्रामर है, वही हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज हमने सिर्फ शत्रुता और मित्रता की बात की, और लाल किताब दशा निकालना, ये हमने दो टॉपिक आज हमने कंप्लीट किए। ग्रहों ठीक है, से संबंध देखें। हाँ, तो इसी पे ही एक दिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम आगे रूल्स के बारे में बात करेंगे। ओके। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर ओके। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। गुड नाइट।